नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और मैं हूं निखिल और ये हमारी खास पेशकश रखवाले जिसमें हमारे मेहमान हैं 2 दशक से ज्यादा डिफेंस पर नजर रख रहे संदीप पुनितन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, हम इस एपिसोड में 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी तीनों सर्विसेज के लिए क्या क्या चीजें इंतजार कर रही हैं, कौन से हमारे फोकस एरियाज होने चाहिए और कहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम पहले 3 सुर्खियों को डिस्कस करना चाहते हैं। पहली सुर्खी बनाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़े कलरफुल ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेयर किए हुए कैबिनेट ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को देश से एक्सपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मैं देख रहा था कि जब डिफेंस मिनिस्टर के ट्वीट्स आते हैं, बहुत सारे वेटरन्स और बहुत सारे जो लोग नजर रखते हैं इंडियन डिफेंस पे, वो लोग ये कह रहे थे कि आप ये बात तो कब से कर रहे हैं। आप रक्षा मंत्री के इस ऐलान को किस तरह देखते हैं? निखिल, देर आए दुरुस्त आए। ये अनाउंसमेंट हमें करीब 5 या 6 साल से इंतजार रहा है, क्योंकि जब से आकाश स्क्वाड्रन सर्विस में ये एंटर हुआ है तब से हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी एक्सपोर्ट परमिशंस आ जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने उसे देने से उन्होंने नकार दिया था और बहुत सारे कंट्री से इंटरेस्ट आए थे, एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आए थे, खास करके वियतनाम। और ये अब की बात नहीं, कई सालों से इनफैक्ट वियतनाम एयरफोर्स ने हमें ये रिक्वायरमेंट पेश किया था। यूपीए के समय से भी चल रहा है ये दौरान कि आकाश को एक्सपोर्ट की एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट था वियतनामीज एयरफोर्स। लेकिन ये डिप्लोमेटिक वजह से, किसी चाइनीज प्रेशर के वजह से गवर्नमेंट ने आज तक किया नहीं। लेकिन ये जो डिसीजन दिया, ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। अच्छी बात है। संदीप, हम ये समझना चाहते हैं, रक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि आकाश का जो एक्सपोर्ट वर्जन होगा, वैसे वो कह रहे हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी प्रोडक्शन लाइन में आकाश बन रहा है सिस्टम, उसमें 95 to 96% इंडिजिनाइजेशन है। वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट वर्जन थोड़ा अलग होने वाला है। हम ये समझना चाहते हैं, ऐसा सुन के आम दर्शक को ये लग सकता है कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की पुरानी आदत रही है कि जो माल भारतीय बाजार में खपता है उसकी क्वालिटी कुछ होती है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं रहता है, वो एक्सपोर्ट के लिए होता है। क्या ये वैसा तो नहीं होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं निखिल। ये ऐसा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके मिलिट्री हार्डवेयर। वो हमेशा ये फोकस रहता है उनका कि उनके मिलिट्री वेरिएंट और एक्सपोर्ट मिलिट्री वेरिएंट्स में थोड़ा कुछ फर्क रखते हैं। एज वो अपने पास रखना चाहते हैं। जो कॉम्बैट एज है वो हमेशा हमारी मिलिट्री को रहना चाहता है। इसीलिए जैसे कि आपने रशियन इक्विपमेंट को भी आप देख लीजिए, जो मिसाइल्स वो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें काफी सारे चेंजेस ले आते हैं। वो रेंज के या रेडार फ्रीक्वेंसीज के बहुत सारे वो चेंज करके ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक स्लाइटली डिग्रेडेड वर्जन उनको सेल करते हैं। और बिल्कुल अमेरिकन्स भी ऐसे ही करते हैं और बिल्कुल हम भी ऐसे करने जा रहे हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि हमने आज तक ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट कहीं किसी बाहरी देश को हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं। जी, प्लीज कंटिन्यू। बहुत कम इक्विपमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में अब अगर आप देखोगे, हमने पहले हमारे रखवाले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है कि अकेले 2 ही ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं वेपन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे रेडार है, कमांड पोस्ट है और फिर वेपन सिस्टम है। एक तो है एक पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, और दूसरा जो है ये आकाश सिस्टम है। ये 2 अकेले ऐसे सिस्टम है जिसमें पूरी तरह से 90% से भी ज्यादा इंडिजिनस सिस्टम्स हैं। इसीलिए हम उसे बेखौफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से हम एक्चुअली इस आर्म्स एक्सपोर्ट के बाजार में हम बहुत नए हैं, बहुत नए खिलाड़ी हैं। हमने इस तरह के हाई टेक इक्विपमेंट्स कभी एक्सपोर्ट नहीं किए, खासकर जैसे मिसाइल हो या रेडार सिस्टम हो या कंप्लीट सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी क्यों ना हो। तो इसीलिए हमें और अब सीखना है। बहुत आगे चल के हमें 10-15 साल और लगेंगे पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने में। और गवर्नमेंट ने बहुत सही बातें कही है। उन्होंने एक टारगेट रखा है इस साल $5 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स का। बहुत अच्छी बात है, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक कमिटी बिठाई है
एक फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और NSA की कमेटी बिठाई ताकि वो ये एक्सपोर्ट्स को स्पीड अप करे। जैसे कि अगर वियतनाम नाम जैसे कोई देश आए हमारे पास, तो एक सिटिंग में ही हम सारे उसके 360 डिग्रीज देख के वो प्रपोजल को अप्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं समझता हूँ, वो है कि माइंडसेट में जो बदलाव आया है कई सालों के बाद, कि आकाश सिस्टम आज की बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा था, पहले से यूपीए के दौर से चल रहा था, हम सुनते आ रहे हैं कि अब एक्सपोर्ट होगा, अब एक्सपोर्ट होगा, लेकिन लास्ट एंड जैसे ही CCS तक पहुंच जाती है वो प्रपोजल, किसी कारणवश वो अप्रूव नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से। लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि एक माइंडसेट में जो बदलाव आया है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है कि हम अभी बिना किसी देश के डरने की वजह से या डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से हम नहीं बेचेंगे करके, ये जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। ये अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि राजनाथ की उस बात पे अब क्लैरिटी है आपके एक्सप्लेनेशन के बाद में कि टॉप ऑफ द शेल्फ जो सिस्टम्स होंगे वो हम अपने लिए रखेंगे और फिर स्लाइटली डिग्रेडेड वर्जन्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। संदीप, अगली सुर्खी पे चलते हैं। शोपिया में इस साल एक स्टेज्ड एनकाउंटर की खबर आई थी, काफी अनफॉर्चुनेट है। उसमें अब आर्मी उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खत्म हो गई, समरी ऑफ एविडेंस भी अप्रूव हो गया है और अब कोर्ट मार्शल कन्वीन होने वाला है। इससे वो बहस दोबारा उसमें एक कैप्टन है और एक JCO के बारे में भी कहा जा रहा है कि इन दोनों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा और अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। संदीप, इससे वो पूरी डिबेट काउंटर इंसर्जेंसी वर्सेस ह्यूमन राइट्स अब्यूज वो निकल के वापस हमारे सामने आ गई है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या जिस तरह हम चाहते हैं कश्मीर में माहौल चेंज होना, हमने वहां पे अब एक पॉलिटिकल अपॉइंटी भेजा है, मनोज सिन्हा वहां पे हैं और उनको फेयर रिएक्शंस मिल रहे हैं, वो सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बराबर टाइम दे रहे हैं। क्या ये केस एक एग्जाम्पल की तरह पेश हो पाएगा? विल आर्मी कम आउट क्लीन और वो इस बात को पूरी तरह से ये करेंगे कि अब जो पुरानी जो चीजें थी हम उनको पीछे छोड़ देंगे और अब आगे का जो रास्ता है वो अच्छे से तय होने वाला है? आपने सही कहा निखिल, ये टेस्ट केस है, ये पूरी नॉर्मलसी, रिटर्न टू नॉर्मलसी वाले ये प्रोसेस की जो ये टेस्ट केस है। और हमें ऑलरेडी देखने को मिला है कि कैसे आर्मी ने पहली बार जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे उन्होंने कहा है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ AFSPA, उन्होंने एक्सीड किया है, कोड ऑफ कंडक्ट, आर्मी चीफ की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी वायलेट किया है। तो ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है कि नॉर्मली हमें, जैसे पहले कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, 4-5 ऐसे बहुत सेंसेशनल एनकाउंटर केसेस हुए, और ये एनकाउंटर हमें एक्चुअली उनको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, ये एक्चुअली प्रीमेडिटेटेड मर्डर्स हैं। बिल्कुल इस साल पे जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग अदर देन अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर। उन्होंने लोगों को किडनैप किया और उनको मार दिया है बेरहमी से, और इसको मर्डर कहना चाहिए और दे शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड। और सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज मैं देख रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे उन्होंने आके ये कर दिया है कि दे हैव कंडेम्ड इट, व्हिच मींस दैट द आर्मी इज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे विल नॉट लेट दिस गो अनपनिश्ड। Please continue. That is the local, I mean, I'm looking at it from the narrow perspective. Bigger picture की आप बात कर रहे हैं कि you know that whole thing of ये जो kills की बात चल रही है, that वो पूरी जो philosophy है उसको actually हमें relook करने की सख्त जरूरत है। ये हम जो 1990s में जो चल रहा था वो सिस्टम, ये 30 साल के बाद जब हम नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, पहली बार DDC इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सक्सेसफुली हुए हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं, तो इस माहौल में अगर हम पुराने वो जो चल रहे थे 90s की जो बात है, किल्स और एनकाउंटर, ये सब हमें एक्चुअली वी हैव टू रीलुक एट दिस होल सिस्टम। और ये सारा जो खेल है एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर यूनिट। जैसे यूनिट साइटेशन की बात चलती है, लोग की आर्मी चीफ की यूनिट साइटेशन है, आर्मी कमांडर की यूनिट साइटेशन है, इस वजह से लोगों को इस डायरेक्शन में प्रेशराइज किया जाता है कि किल्स दिखाओ। तो ये सारा जो माइंडसेट है ये किल्स का, ये हमें चेंज करने की सख्त जरूरत है। दैट विल बी द बिगर लॉन्ग टर्म लर्निंग फ्रॉम दिस। नहीं तो हमेशा कल 2-3 साल के बाद फिर से ऐसे कोई सिचुएशन हो सकता है कि कोई आर्मी ऑफिसर्स ने ऐसे इसके दबाव, किल्स के दिखाने के दबाव में आके ऐसे एनकाउंटर स्टेज कर दिए।
एग्जैक्टली संदीप, यही चीज दिल टॉप ने कल, आज की रिकॉर्डिंग से पहले, ब्रिगेडियर संदीप थापा रिटायर्ड, उनसे भी बात की थी। वो भी यही कह रहे थे कि एक जमाना 90s का था जब आप बिल्कुल। नंबर गेम में थे, जब आप किल्स को आप रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन अब आप उस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, और जो आगे हो उसमें न्याय हो। अगली सुर्खी देश से बाहर से है संदीप। एक बहुत पुरानी एक बहस थी, FGFA, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। भारत भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। एक हमारे पास 2019 की जुलाई के आसपास तब के एयर चीफ BS धनोआ का बयान हमको मिलता है कि जब Su-57 रशियन सर्विस को एंटर करता है तब हम उसे कंसिडर करेंगे। ये क्रिसमस प्रेजेंट इस साल जो रशियन इंडस्ट्री है उसने अपनी सर्विसेज को दे दिया है, फॉर्मली इंडक्ट हो गया है और उसका लाइन प्रोडक्शन उस जेट का शुरू हो गया है। आप इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं और इसमें इंडियन इंटरेस्ट में कितना दम है? निखिल, मेरा ये मानना है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, जब निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थी तब हमने ठीक यही सवाल उनसे पूछा था कि आपने मतलब व्हाई हैव यू मूव्ड आउट ऑफ द FGFA। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने डिसाइड किया है कि हम फिर कभी देख लेंगे इसे, अब हमें इसकी मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और जैसे फॉर्मर एयर चीफ धनोआ ने भी कहा था, ये ज्यादातर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, हमें ज्यादा सीरियस नहीं लेना नहीं चाहिए। सीरियस ये बात है जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की जो बात चल रही है, उस पे सरकार पूरी तरह फोकस्ड है। वो चाहते हैं कि हम ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है पूरी तरह इंडिजिनस एक एयरक्राफ्ट बनाएं, क्योंकि अगर हम अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? करेक्ट करेक्ट। दैट इज द थिंग, सो दे हैव डिसाइडेड टू ड्रॉ दैट लाइन। उन्होंने फोकस कर दिया कि वी विल नॉट कोलैबोरेट विद रशियन। ये हमारे रशियंस के साथ कोई ये नहीं है, देयर इज नो एनमिटी और एनीथिंग विद द रशियन। इट इज जस्ट अ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन कि वो अपनी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन हम अपना अलग आत्मनिर्भर एयरफोर्स बनाना चाहते हैं कि कभी ना कभी तो हमें तो अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाने चाहिए, खास करके फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। इसीलिए वो जो डीआरडीओ हेल्म प्रोग्राम है AMCA, बहुत अहमियत रखती है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसके काफी एम्बिशियस डेडलाइंस भी हैं। मैं एम्बिशियस कहता हूं क्योंकि वो बात करते हैं 2024 या 2025 में फर्स्ट फ्लाइट की बात चल रही है, और बाय द एंड ऑफ द डेकेड यानी 2028 में इन सर्विस होने की बात चल रही है। तो ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत अच्छी प्रोग्राम है और इसे सक्सीड होना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने ये कॉन्शियस डिसीजन ले लिया है कि हम अपनी सारी जो एनर्जी है, सारी जो रिसोर्सेज है, इसी प्रोग्राम पे फोकस करेंगे। संदीप, अगला सवाल हमारा ये होने वाला है इसी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कि अब ये हो रहा है कि हमारी जो डिजाइन फिलॉसफी है इंडियन जेट्स की, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड जा रही है। हम उन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा भरोसा जताते हैं। जब हम AMCA की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वी आर ओपन टू कोलैबोरेशन फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज। क्या आप एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं जहां पे Su-57 अच्छा करता है एंड वी मे बी ओपन अप टू रशियंस की आप भी आकर के इस प्रोग्राम से जुड़िए? हो सकता है निखिल, आई डोंट डिस्काउंट दिस बिकॉज बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद अपने बल पे उन्होंने बना दिया हो। अगर हम अमेरिकन इसकी बात, आई एम लुकिंग अपार्ट फ्रॉम द अमेरिकन और द रशियन थिंग, उनकी जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है बहुत वो वेल बहुत डेवलप्ड है, एस्टैब्लिश्ड है। वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। बट इफ यू लुक एट ऑल द अदर प्रोग्राम, जैसे जापान की प्रोग्राम हो या यूके के प्रोग्राम हो, साउथ कोरिया के प्रोग्राम, दे आर ऑल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हमें स्पीड अप करना हो, वी शुड बी पार्टनरिंग विद दीज अदर कंट्रीज, क्योंकि अब तो लोग तो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन इज ऑलरेडी इन सर्विस आने लगे हैं। ये Su-57 इज द फोर्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर, तो इसीलिए पीपल आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ उसके बाद क्या आएगा। तो इसीलिए हमें वी शुड एक्चुअली, एंड दे आर राइटली ओपन टू कोलैबोरेशन, क्योंकि बहुत कम देश हैं। हमारी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है बहुत अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि हमने आज तक वी हैव नॉट डेवलप्ड, आफ्टर मारुत के बाद कोई ऐसे इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड जेट, LCA, मारुत और LCA के बीच में लगभग 30 साल, बहुत बड़ी गैप है। इसीलिए नाउ टू गो फ्रॉम द LCA टू विच इज अ 3.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट टू गो डायरेक्टली टू फिफ्थ जनरेशन, काफी इट विल टेक अ ह्यूज लीप। इसीलिए इसको ब्रिज करने के लिए यू विल हैव टू लुक फॉर पार्टनरशिप। तो हो सकता है
ये जैसे कि फ्रेंच एविएशन इंडस्ट्री हो या फिर रशियन एविएशन इंडस्ट्री हो, लेकिन मेरा जो मानना है कि इन द 5th जनरेशन दे वुड बी लुकिंग एट वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कोलैबोरेशन, क्योंकि जो इंजन्स की जो रिलायबिलिटी है, लाइफ साइकिल है वगैरह, there is a bigger thinking, especially within the Air Force, to look towards the Western engine rather than this thing. But at some point, agar and by some chance, if the FGFA does not the AMCA does not take off, अगर AMCA सक्सेसफुल नहीं हुए और हम देखते हैं कि ये गैप बढ़ रही है 5th जनरेशन फाइटर्स में, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों डेवलप कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर्स, और चाइना ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हो सकता है इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर अगर AMCA डज नॉट कम इन नंबर्स, जो एयरफोर्स ने जो प्रोजेक्ट किया है 100+ जो नंबर्स हैं उनको चाहिए, अगर वो नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है, तो हो सकता है दे विल लुक एट अ स्मॉलर बाय ऑफ Su-57, ये भी हो सकता है, क्योंकि Su-57 को वो देख रहे हैं जैसे इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द Su-30। जी, तो अगर आपकी इंडिजिनस प्रोग्राम ने कैचअप नहीं किया तो देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर द Su-57। लेकिन मुझे लगता है कि दैट शुड बी द एब्सोल्यूट लास्ट रिसोर्ट। पूरी फोकस उनको लगानी चाहिए, जो कर रहे हैं वो AMCA पे लगाना चाहिए, और दैट इट डजंट मैटर कि अगर आप किसी फॉरेन कोलैबोरेशन को ले रहे हो या किसी दूसरे देश से आप पार्टनर करके इसको जल्द से जल्द स्क्वाड्रन सर्विस में लाते हैं। संदीप, इसी वेस्ट और ईस्ट के जो डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, ताकि हमें AMCA के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ी क्लैरिटी हो, और हम Su-57 और वेस्टर्न जेट्स को ही एक तरह से साथ में रख के समझना चाहते हैं। पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट US 2005 में वहां पे सर्विस में आ जाता है, उन्होंने दूसरा बना के उसका लाइन प्रोडक्शन करके उसको भी ले लिया है। रशिया को थोड़ा टाइम लग गया इन कैचिंग अप, और उनका अब जाके सर्विस में आ रहा है। क्या इस देरी की कोई ऐसी वजह है जिसका इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी वगैरह पे असर हो, इसके इफेक्टिव होने पे असर हो? निखिल, मेन रीजन इज दैट अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री वेरी वेल फंडेड, उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, बहुत हेवीली फंडेड है, दे हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 20 इयर्स। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली लास्ट कपल ऑफ इयर्स उनके फंडिंग इश्यूज बहुत सारे हैं, इसलिए Su-57 डेवलपमेंट आल्सो वाज नॉट अप टू द मार्क, और इसी वजह से एक्चुअली वन ऑफ द रीजन द एयरफोर्स हैड पहले से कह दिया था, एयरफोर्स और HAL जो कोलैबोरेटर्स थे इस प्रोग्राम में, उन्होंने कह दिया कि हमें जो चाहिए था ये कोलैबोरेशन से हमें नहीं मिल रहा है, वेदर इट इज द नो वाई, जो नो, एक तो है नो हाउ और दूसरा जो है नो वाई, वो नो वाई हमें नहीं मिल रहा था कि वी कैन नॉट गेट द टेक्नोलॉजी टू डिजाइन एन एयरक्राफ्ट, हम इसमें कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, रशियंस ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया, हमें हमारे सामने रख दिया है एयरक्राफ्ट, इसलिए बहुत सारा लर्निंग जो हमें मिलना चाहिए था एक जॉइंट वेंचर में वो हमें नहीं मिला। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स इन दिस प्रोजेक्ट। और ये जो रशियन और वेस्टर्न और ईस्टर्न अगर आप ऑपरेशनल फिलॉसफी देखिए, इंडियन एयरफोर्स में आप किसी से भी बात कर लीजिए, मेजॉरिटी जो फ्लाइंग फाइटर फ्लीट है Su-30 है, मेजॉरिटी ऑफ द 70 to 80 बैकबोन हमारा Su-30 है, बैकबोन बिल्कुल है, Su-30 ही है, लेकिन जो कटिंग एज जो है वो मिराज स्क्वाड्रन फ्लीट है, और इसकी आप अगर आप अवेलेबिलिटी देखोगे तो द होल ये इसका पर्दाफाश हो जाता है कि विच इज द मोर रिलायबल डिपेंडेबल फाइटर। इफ यू लुक एट इट, मिराज फाइटर्स की जो अवेलेबिलिटी आज के दौर पे इट इज ऑलमोस्ट 80%, और इसकी लाइफ जो है बहुत लंबी लाइफ है। आप हमने कब लिया था उसको? 80s में? हमने उसे 1985 में दिया था, ये इंदिरा गांधी के लास्ट गवर्नमेंट में साइन किया था इसको, और राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने इसको रिसीव किया था 85 में, और ये जो एयरक्राफ्ट है मिराज 2040 तक चलेगी एयरक्राफ्ट। तो आप सोच सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट इट इज मोर देन 50 इयर्स इन सर्विस, इसकी जो रिलायबिलिटी है, तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एक ग्रुप है सीनियर लीडरशिप के, जो मानती है कि हमें एक्चुअली वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट वेस्टर्न एयरक्राफ्ट, और रफाल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। उसकी जो कैपेबिलिटीज आई है किसी और एयरक्राफ्ट में नहीं है इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि हमें एक्चुअली 72 चाहिए। पहले तो 126 की बात कर रही थी, और अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके 72 की बात करना, और वो मैं अब ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये 2 स्क्वाड्रन बनने के बाद इंडियन एयरफोर्स 2 और स्क्वाड्रन की मांग करेगी, वो ऑलरेडी है उनके पास,
और it will be no surprise if that 2 more squadrons also comes in the next 2 or 3 years. आई गेस वो बजट में थोड़े एल्बो रूम का वेट कर रहे हैं कि जैसे कुछ हाई प्रायोरिटी चीजें हो जाएं उसके बाद विल फ्लोट द ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप, एक और सवाल इन्हीं डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस पे है कि किस तरह ईस्ट और वेस्ट अपने थिएटर को इमेजिन करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन करते हैं, सिंस हम दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हम जब वेस्टर्न जेट्स को देखते हैं तो वो उनका ज्यादा फोकस सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पे नहीं रहता है, वो ज्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस पे, लॉन्ग रेंज कॉम्बैट पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्टेल्थ लिया, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो डॉग फाइट्स में कैसा करेंगे। और हमने वो सारी न्यूज सुनी है जो आपके F-35 के साथ में कहा जा रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्यों अभी भी ऐसा है कि ईस्ट में स्पेशली जो रशियन जेट्स बनते हैं वहां पे लॉन्ग रेंज के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है डॉग फाइट्स को। तो क्या और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्या ये हम पे भी, मतलब हम अपने थिएटर को कैसे इमेजिन करते हैं, क्या उसका कोई रोल है कि हम वेस्ट जाते हैं या ईस्ट जाते हैं उसमें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन निखिल। ये अगर आप बेसिकली देखोगे कि रशिया की जो एक्सपेंस है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो, और लिटरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वो पूरी हेमिस्फीयर को वो स्पैन करती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिशनली देखो, एटलीस्ट फ्रॉम द 1970s, रशियन डिजाइन फिलोसफी थे, बहुत बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हैं आप, और उस पे लॉन्ग रेंजेस वाले मिसाइल्स लगाइए, लॉन्ग रेंज रेडार्स, जैसे आप कह रहे थे डॉग फाइट पे एम्फेसिस, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स उतने डेवलप नहीं थे जिस तरह से अमेरिकन एयरक्राफ्ट के थे। अमेरिकन एयरक्राफ्ट बिल्कुल, अगर आप रेंज की कंपेयर करते हो, रशियन एयरक्राफ्ट जैसे Su-30 फैमिली को, सुखोई की जो फैमिली है पूरी, जो 3000-4000 किलोमीटर अनरिफ्यूल्ड रेंज है उनकी, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट उतनी नहीं है, F-15 छोड़ के। बाकी सारे जो है दे आर ऑल बेसिकली इन द 2000-2500 दिस थिंग, बट दे फोकस मेनली ऑन मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार्स, ये जो उनकी कटिंग एज है, डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजीज, स्टेल्थ, ये सारे जो हैं दीज आर ऑल वेस्टर्न इन्वेंशंस। और जैसे हमने देखा था कि बालाकोट के बाद वो जो एनकाउंटर हुआ, उसमें इंस्टेंटली वी मेड द डिफरेंस कि ये वेस्ट और ईस्ट का क्या प्रॉब्लम था। हमारे जो सुखोई जहाज गए कॉम्बैट में, दे वर पिक्ड अप बाय द F-16 और उनपे वो एमराम मिसाइल्स छोड़े गए, लॉक कर पा रहे थे, लकीली लॉक किया उन्होंने, एंड लकीली नो एयरक्राफ्ट वाज हिट दैट डे एक्सेप्ट फॉर द MiG-21, अभिनंदन की जो MiG-21। और वहां पे भी दैट स्मॉल लिटिल थिंग, छोटी छोटी चीजें, जैसे यू नो योर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडार्स, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडियो सेट्स, ऑल दोज लिटिल थिंग्स केम। तो ये वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जो है, दे फोकस मेनली ऑन दीज इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा लिंक्स वगैरह, एंड वेयर एज द ईस्टर्न फोकस इज स्लाइटली डिफरेंट। उनके लार्ज साइज, बिग रेडार, वो वगैरह। लेकिन रशियंस अभी दे आर नाउ लुकिंग, फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज 5th जनरेशन में आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू हैव ऑल दीज, you have to have your radar, you have to have stealth but super cruise engines और data fusion technology। so इसीलिए रशिया अभी जा रही है उसी डायरेक्शन में। लेकिन the west actually ये 5th generation और aircraft technology में बहुत आगे निकल चुकी है। so possibly that is one reason why Indian Air Force ने भी कहा है कि you know maybe we can you know look at this away from this thing, एक experiment के तौर पे let us try this AMCA, let us push this and see what technologies we can develop or get from you know दूसरे देशों से। चलिए, ऑन दैट नोट अब संदीप हम चलना चाहते हैं अपने लीड की तरफ, और लीड पूरी तरह से मतलब आप पर निर्भर है कि आप क्या बताते हैं हमारे दर्शकों को। हम ये समझना चाहते हैं कि 2021 का साल आ रहा है, एक बहुत टफ साल हमने निकाला है अपनी तीनों सर्विसेज के लिए। वो बहुत ज्यादा उनके पास में काम रहा है और बहुत ज्यादा बजट उनका कम भी हुआ है। ऐसे माहौल में अगला साल उनके लिए कैसे होने वाला है, क्या फोकस एरियाज होने चाहिए संदीप हमारी सर्विसेज के लिए अगले साल? निखिल, फर्स्ट फोकस इज गोइंग टू बी द डिफेंस बजट, जो निर्मला सीतारामन जी प्रस्तुत करेंगी 1 फरवरी को। सब इट इज ऑलरेडी बजट में ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द थिंग, इट इज ऑलरेडी बीइंग प्रिंटेड, आई एम श्योर बाय नाउ, सबको पता है। लेकिन सबकी कंसर्न ये है कि हो सकता है डिफेंस बजट में वो बढ़ोतरी नहीं आएगी जो जैसे हमें चाहिए। एटलीस्ट वो जो 10% इंक्रीज जो है एवरी ईयर, वो होना चाहिए। इफ दैट 10% इज देयर, तो तीनों सर्विसेज एक मतलब एक राहत का सांस ले सकते हैं वो, कि देयर ऑनगोइंग प्रोग्राम्स विल नॉट बी अफेक्टेड। तो मेन फोकस, फर्स्ट फोकस इज गोइंग टू बी द बजट।
उसके बाद ये चाइना में जो ये लद्दाख चाइना LAC बॉर्डर पे जो हुआ था इस स्टैंड ऑफ के, दैट इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग. सो अगर समर में भी ये कंटिन्यू हो जाएगा तो देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट. फिर आपको एक दूसरे लेवल ऑफ रेडीनेस के लिए यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ एनी कंटिंजेंसी देयर. सो दैट विल बी अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. और फिर आपके जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, जो जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, रफाल जेट्स के एक्विजिशंस चल रहे हैं, बाय 2022 तक 23 तक कंप्लीट हो जाएंगे. आपके S-400 के जो पेमेंट्स जाने हैं, हाँ, और वहां पे जो आपकी जो चक्रा 3 की रिफिट चल रही है, उसके सारे पेमेंट्स दे विल हैव टू इंश्योर दैट दे गो आउट इन टाइम. So I think main focus in the next year is going to be budgetary, finance related, to ensure that ongoing programs are not affected. And it is not, it is not unreal to expect any cut, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी का जो हाल हुआ है इस साल कोविड के और लॉकडाउन के वजह से, it is but natural there could be some cutbacks in programs. जैसे 3 सर्विसेज के जो बड़े बिग टिकट एक्विजिशंस हो रहे हैं, 2021 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर होगा तीनों सेनाओं के लिए. नेवी में INS विक्रांत जो दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इंडक्ट होने जा रही है दिसंबर तक. उसके सी ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे. दैट विल बी अ वेरी बिग स्पेक्टिकल. जो पहला इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर जब goes out to sea, एक बहुत ही, it will be a very very big occasion for indigenous industry, for national defense capability. तो वो इंडक्ट होने वाला है एंड ऑफ द ईयर. सेकंड न्यूक्लियर पार्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS आर्यघात, उसके भी सी ट्रायल्स चालू हो जाएंगे. उसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं ऑलरेडी, दे आर अंडरवे. बट यू विल नॉट सी अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, क्योंकि जैसे इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स को उतने हाईलाइट नहीं करती है ये सरकार. इसी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कमीशन हो जाएगा और कब वो पेट्रोल पे निकल जाएगा. लेकिन इट विल हैपन दिस ईयर, ये 2021 में. दैट इज अनदर वेरी बिग स्टेप, क्योंकि INS आरिहांत के बाद काफी एक गैप हुआ. उसके बाद INS आरिघात इंडक्ट हुआ, और फिर उसके बाद 2 और सबमरीन्स हैं, उस जिससे पूरी जो फुल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. और इंडियन एयरफोर्स के जो 2 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ राफाल एयरक्राफ्ट जेट्स पूरा हो जाएगा, फुली रेस कर देंगे. सारे 18 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे और फर्स्ट स्क्वाड्रन विल बी रेस्ड. और 2023 तक दूसरी स्क्वाड्रन भी उनको ये कमीशन कर देंगे, मतलब पूरी तरह रेस कर देंगे. LCA जेट्स, LCA तेजस और नंबर्स में आने लगेंगे. हो सकता है द सेकंड स्क्वाड्रन will also be raised. That is a big thing. और फिर S-400 जो surface to air missiles हैं, उसकी जो पहली रेजिमेंट है वो आ जाएगी by end of next year, कहते हैं 2021. So that is another very big capability jump Indian Air Force के लिए. पहली बार हम एक ऐसे बहुत ही एक पावरफुल सिस्टम इंडक्ट करने जा रहे हैं जिसकी इतनी लंबी दूरी तक मार करने के मिसाइल्स हैं उनके. और इंडियन आर्मी के जो है इतने बड़े हाई विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है. उनके जो असॉल्ट राइफल्स हैं वो आने लग जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे डिलीवरी. और जो US से खरीद रहे हैं SIG 716 और SIG और धनुष टोड आर्टिलरी जो है वो इंडिजिनसली जो बन रहे हैं, उसके हो सकते हैं और नंबर्स आ जाएं, 8 और एक पूरे रेजिमेंट आ जाए इस 2021 में. और K9 वज्रा जो है सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर, उसके पूरी डिलीवरीज कंप्लीट हो जाएंगे अगले साल. सो दीज आर द मेजर एक्विजिशंस फॉर द 3 आर्म फोर्सेस. तो इसलिए 2021 इज अ वेरी हाई विजिबिलिटी ईयर अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे कि रफाल हो या S-400 हो या INS विक्रांत हो. दैट्स व्हाई.
संदीप, इसके बाद हम तीनों सर्विसेज में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस पर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जब प्लेटफॉर्म्स गिना रहे थे तो हमने ये सुना कि इस बार अरिघात आने वाला है और उसके बाद हमारे पास दो और सबमरीन्स हैं, और ऑब्वियसली उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि अरिहंत को जो बनाने का अनुभव था वो एक बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट था। हमने बहुत सारी चीजें पहली बार की क्योंकि वो हमारा पहला सबमरीन था, हमने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। क्या अरिघात में हम कोई बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अरिहंत, जो हमारी लर्निंग्स रही हो, क्योंकि कुछ इश्यूज तो रहे हैं जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं। निखिल, ये इस प्रोग्राम के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि इट्स अ जी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम, लोग जी बात नहीं करते हैं इस पे। इट्स गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज, जी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट की तरह इसको रखते हैं। बट जो हमें पता हो, वट एवर वी हैव नोन फ्रॉम दिस सो फार, इज दैट ये पहले दो सबमरीन्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, अच्छा। एंड वेरी वेरी फ्यू चेंजेस इन द टू। हो सकता है ये सबमरीन इंडक्ट होने के बाद एक नई मिसाइल के साथ वो इंडक्ट हो जाएगी, जो K4 मिसाइल की जो बात करते हैं, विच इज 3,500 किलोमीटर्स, जो विच इज एक्चुअली अ ट्रू सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि जो K15 मिसाइल जो अभी वो कैरी करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इट्स जस्ट 700 किलोमीटर्स प्लस, इट्स नॉट अ ट्रू सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उस सेंस में। तो इसलिए हो सकता है ये K4 मिसाइल्स के साथ फिटेड होके आ जाए, और इन दो सबमरीन्स को जब ऑपरेट करेंगे तो एक तरह से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑपरेटर्स में, इंडियन जी नेवी और DRDO और ATV प्रोजेक्ट टीम पे, कि वो थर्ड और फोर्थ सबमरीन जो अलग बहुत ही 1,000 टन बड़े और हैं वो, क्योंकि लंबे हैं वो सबमरीन्स जी और मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, उनके ये लेसन्स वो अप्लाई कर सकते हैं इन थर्ड और फोर्थ सबमरीन्स पे। और जो मेन चीज जो है इस पूरे प्रोग्राम की जो सीख है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कि इसके बाद जो है इंडियन नेवी अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन डेवलप कर रही है। उन्होंने डिजाइन करना शुरू कर दिया, लगभग कंप्लीट हो चुकी है डिजाइन, और ये 6 सबमरीन्स की प्रोजेक्ट है जो जी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2028-29 तक वो इंडक्ट करेंगे। तो ये अरिहंत की जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बहुत मदद करेगी, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट में कॉमनैलिटीज हैं, जैसे जी कि रिएक्टर है और अदर सिस्टम्स आर वेरी जी सिमिलर। तो इसलिए it will be a very very important step up in this for the Navy। And ठीक है। संदीप, एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स के बाद अब हम बात करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो चैलेंजेस रहे हमारे तीनों सर्विसेज के। CDS बार बार कह चुके हैं कि जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, और वो थिएटराइजेशन को लेके काफी सीरियस हैं। 2021 में हम क्या चेंजेस देख पाएंगे इस दिशा में? मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस जो निखिल हैं 2021 में, पहले दो थिएटर्स शुरू हो जाएंगे। थिएटर कमांड्स की बात जो कर रहे हैं, मैरीटाइम थिएटर कमांड एक और है एयर जो डिफेंस। नेवी लेड है, वो ऑलरेडी वो शुरू कर देंगे बाय अर्ली 2021। उसकी जो रिपोर्ट है सब आ चुके हैं उनके पास, एंड दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट 2022 तक पूरी तरह से। इट विल बी कंप्लीटेड। सो सेकंड जो है नेशनल एयर डिफेंस कमांड है, जो एयरफोर्स के, ये एक्चुअली पहले से भी सीडीएस बात कर रहे थे, इनको लो हैंगिंग फ्रूट कहते थे वो, कि मतलब आप जो ज्यादा बिना कोई इंटर सर्विस क्लैश के आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए तो मैरीटाइम थिएटर कमांड इज ड्रिवन बाय द नेवी, इसलिए दैट विल बी सेट अप। और नेशनल एयर डिफेंस कमांड जो है, इट इज ड्रिवन बाय द एयरफोर्स, सो एयरफोर्स विल सेट इट अप। जो आगे चल के जो है 2022 के बाद जो है, दैट इज द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्मी एंड एयरफोर्स कमांड्स। जो वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड्स की बात करें, जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एयरफोर्स भी है, एयर आर्मी भी है। तो फिर आर्मी विल, एयरफोर्स विल नॉट वांट टू वर्क अंडर द आर्मी। वो तो पुरानी एक बहस चल रही है काफी सालों से। सो देयर कुड बी सम रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये क्राइसिस जो है हमारे बॉर्डर्स पे, एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, एक वेकअप कॉल के तौर पे आया है। सो जब मैंने जनरल रावत से भी पूछा ये बात, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे?
कि already the crisis has presented itself, so this is the best time to start moving on all these theaters. तो दो थिएटर्स आ जाएंगे अगले साल, शुरू हो जाएंगे बनना, और फिर आगे चल के 5 थिएटर्स ऐसे बना देंगे. चलिए So that आखिरी is going to be the most important organizational structural changes. चलिए आखिरी सवाल संदीप हमारा आपसे ये है कि हम तीनों सर्विस, ये एक काफी डिफिकल्ट साल था, तीनों सर्विसेज ने क्या सीखा है इस साल 2020 से, उनके लिए क्या लेसन्स रहे हैं, अगर आप एक एक लेसन एक एक सर्विस को देना चाहें तो? निखिल, एक्चुअली आई वुड लाइक टू लुक एट इट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जॉइंटमैनशिप की जो बात चल रही है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगेन दिस इज समथिंग दैट आई गॉट आउट ऑफ आस्किंग जनरल रावत. मैंने जब उनसे इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, मैंने कहा व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस होल क्राइसिस, और सबसे बेनिफिशियल क्या बात हुई है इन एक साल में, क्योंकि द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो मैंडेट है, एक साल पहले उनकी ऑफिस आई है, तो और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विसेज वगैरह सब 1 January को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, इनॉग्रेट किया था. ये उनका ये कहना था कि पहली बार जो है तीनों सर्विसेज एक दूसरे से बात करने लगे, खुलेआम बात कर रहे हैं. ही सेज नॉट ओनली इफ आई एम देयर, अगर मैं न हो तो भी वो बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार हम एक क्राइसिस के वक्त हम रेगुलर कम्युनिकेशन में हैं. तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव फ्रॉम दिस होल क्राइसिस, कि 3 सर्विसेज एक दूसरे से बात करते रहे हैं. पॉलिटिकल लीडरशिप इज अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. ऐसा नहीं कि पहले आर्मी को कुछ पता लग गया, उसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने पास रख दिया, और ये पहले होता था. ये कारगिल के वक्त इट इज अ वेरी वेरी ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट शुड नॉट हैव हैपेंड. कि पहले एयरफोर्स को लगता था कि ये आर्मी प्रॉब्लम है, वो आर्मी देख लेगी अपने आप, और हमें आने की जरूरत नहीं है. तो आर्मी को लगा एयरफोर्स क्यों नहीं आ रही है, और नेवी अपना मतलब समुद्र में अपना कुछ कर रही है. तो दैट जॉइंटनेस नहीं था जो इस वक्त हमें देखने को मिला, कि एयरफोर्स लिटरली फ्रॉम डे 1 वो थिएटर में पहुंच गए. फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय हुए थे वहां पे, पूरी तरह से अलर्ट पे चले गए. एयरफोर्स चीफ दौरा करने निकले सारे एयर बेसिस के. तो 3 सर्विस की जो इंटीग्रेशन हुई, दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, निखिल, एंड आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड. ये नहीं कि वी शुड बी लुकिंग एट इट फ्रॉम 3 सर्विसेज पर्सपेक्टिव. आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी लुकिंग अहेड टुगेदर. तो ये जॉइंटनेस से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं. इसीलिए कई जो बड़े देश हैं वो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट. और चाइना ने ये बिल्कुल ठीक ये शुरू कर दिया था 2012 से उन्होंने शुरू किया है ये थिएटर कमांड्स की जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको भी पता है फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट लाइक दिस. तो इसीलिए दिस इज वन बिग अंडरस्टैंडिंग. ये अभी जो है हम एक्चुअली लर्निंग स्टेज पे हैं. वी आर वर्चुअली एट लेवल 1. तो आगे चल के वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो. और हमने बहुत साल गवाए हैं निखिल. आई मीन कारगिल 21 साल पहले कारगिल की युद्ध हुई, एंड फ्रॉम देन वो उसकी सबसे बड़ी जो सीख थी कि जॉइंटमैनशिप आना चाहिए. यू हैव टू हैव अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. इस तीनों सर्विसेज में इंटीग्रेशन आनी चाहिए. तो हमने ये 20 साल पहले एक रिपोर्ट पे हम बैठे रहे, कुछ किया नहीं. अब आके हमने किया है, जबकि इतनी इट इज द प्रेशर इज बिल्ट अप सो मच. आपके बजट्स नहीं है, देयर इज इंटर सर्विस राइवलरी, देयर आर ऑल दीज इश्यूज देयर. सो वी हैव फाइनली डन दैट. तो अभी अगेन लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, देर आए दुरुस्त आए. चलिए ऑन दैट नोट रखवाले का ये एपिसोड भी कंक्लूड करते हैं. एक सवाल एक दर्शक का हम जरूर लेना चाहते हैं. उन्होंने दरअसल जो पिछला रखवाले का एपिसोड था उसमें उन्होंने अलग से पॉइंट आउट करके उन्होंने 8 या 10 कमेंट्स डाले हैं कि ये सवाल आपको संदीप से पूछना है. तो मैंने उनको नहीं रिप्लाई किया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि हमारी बात हो पाएगी नहीं. अभिनव राज हैं. अभिनव राज चाहते हैं कि आप जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन जेवीपीसी के ऊपर कुछ बताएं उन्हें. निखिल, जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन फाइनली कई साल के बाद इट हैज पास्ड. इट्स अ हिस्टोरिक डे फॉर दैट कार्बाइन. 2020 में अगस्त में पहले उन्होंने होम मिनिस्ट्री के सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए, और अब दिसंबर फर्स्ट वीक में इंडियन आर्मी के सारे ट्रायल्स उन्होंने कंप्लीट कर दिए. और ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, क्योंकि पहले बार इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपनी खुद की एक डिजाइन, डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड कार्बाइन
को पास कर दिया है सारे ट्रायल्स में, आर्मी ने और पैरामिलिट्रीज ने। और कार्बाइन जैसे आप जानते हैं एक कॉम्पैक्ट वेपन है जो नॉर्मली एक पिस्टल कार्ट्रिज फायर करती है, जैसे स्टेन गन जिसको कहते हैं, स्टेन गन, स्टर्लिंग कार्बाइन, उसको रिप्लेस करने की एक प्रोजेक्ट है, काफी सालों से चल रही थी, 10-15 साल हुए। इसकी जो डेवलपमेंट है, ये दो प्रोजेक्ट्स के पहले दो प्रोजेक्ट्स थे, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रोजेक्ट थी और एक इंडियन ये DRDO प्रोजेक्ट थी, जो उन्होंने पैरेलल डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। OFB का रिजेक्ट हो गया, फिर दोनों ने DRDO के कार्बाइन पे फोकस कर दिया और कई साल के ट्रायल्स के बाद फाइनली इट हैज रीच्ड अ लेवल वेयर इट कैन बी एक्सेप्टेड। और अब आप देख लीजिए, अब इंडियन आर्मी उसको इंडक्ट करने लगेगी, पैरामिलिट्री ने ऑलरेडी शुरू कर दिया इंडक्ट करना, कई सारे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने ले लिया है। तो ये जो हमारे पास जो स्टेन कार्बाइन जो नॉर्मली कहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट 500,000 पीसेस हैं जो 40-50 साल से भी पुराने हैं। बहुत ही अनरिलायबल एक वेपन है, लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमको उसको प्रोड्यूस करते रहना अच्छा, और फिर बहुत सारे इंपोर्ट्स करने पड़े हमें। और इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी आउट टुनाइट, मैंने बहुत विस्तार से मैंने इस पे लिखा है कि कैसे बिकॉज वी हैव नॉट हैड एन इंडिजिनस कार्बाइन, किस तरह से हमें जर्मनी के पास जाना पड़ा इंपोर्ट्स के लिए, बेल्जियम के पास जाना पड़ा इंपोर्ट्स के लिए, स्मॉल आर्म्स के लिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कई जगहों पे कि हम ये स्टेट्स को नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। अभी हाल ही में SFF के लिए एक ऑर्डर साइन कर दिया था गवर्नमेंट ने, FN हर्स्टाल नाम की एक बेल्जियन कंपनी से, जो P90 वेपन्स के लिए उन्होंने रिफ्यूज करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने रिफ्यूज किया है सप्लाई करने के लिए। तो इस तरह की ह्यूमिलेशन से आप बच सकते हैं जब आप खुद की एक डिजाइन या आत्मनिर्भर कार्बाइन हो। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये JVPC एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेल्फ सफिशिएंसी। चलिए, कितनी बढ़िया बात है, और इसी बढ़िया बात पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नए साल की झोला भर भर के शुभकामनाएं तीनों सर्विसेज को, पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्रीज को, जितने भी देश के रखवाले हैं उन सभी को। टीम रखवाले की तरफ से हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे एंकर की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपको भी, और नए साल की बधाई आपको भी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई जो हमारे एपिसोड्स देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।